Okay, students, good morning. Today we are going to start where we are left from, and let's take the example 4.1 so that we can understand what is instantaneous and average rate of reaction. ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसमें 4.1 में क्या किया गया, एक ब्यूटाइल क्लोराइड को सबसे पहले लिया गया है सी ब्यूटाइल मीन C4H9Cl. तो ब्यूटाइल क्लोराइड को आपने क्या किया इसमें इसकी रिएक्शन कराई है वाटर के साथ. ठीक है ना, ठीक है ना, ताकि ये क्या बने, ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाए और HCl और ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाए और HCl बन जाए. ठीक है ना, हमें ये रिएक्शन करानी है. इस रिएक्शन को कराने के लिए उन्होंने बताया कि क्या रिएक्शन कितने कितने टाइम में कितनी कितनी हुई. ठीक है ना, तो टाइम बता रखा है यहाँ पर इन सेकेंड्स. ठीक है ना, इन सेकेंड्स बता रखा है, और ये बता रखा है कि कितना कंसंट्रेशन था C4H9Cl का. तो सबसे पहले अगर हमें ये कंसंट्रेशन दिया तो हमें ये जान लेना है कि ये कंसंट्रेशन हमें किसका दिया गया, रिएक्टेंट का दिया गया. तो इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको याद रखना है. तो जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा घटता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है. ठीक है ना, तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम मान के चलते हैं कि इसका मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन था इसका, ठीक है ना, जो इसकी मोलैलिटी थी सबसे पहले कितनी दी गई थी, 0.1 दी गई है. ठीक है ना, 0 सेकेंड्स में. ठीक है ना, आफ्टर 50 सेकेंड्स इन्होंने बताया कि इसकी मोलैलिटी रहेगी 0.0904. ठीक है ना, ऐसे ही 100 के बाद इन्होंने 100 पे इन्होंने बताया 0.0820. ठीक है ना, उसके बाद बताया 150 पे इन्होंने बताया 0.0741. ठीक है ना, 200 पे आपको बताया 0.0671. ठीक है ना, उसके बाद सो ऑन, ये पूरी एक इन्होंने हमें पॉइंट्स बता रखे हैं. तो एक तरह से अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना होगा, अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना पड़े किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में. यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ, टाइम इन सेकेंड्स, और कंसंट्रेशन. तो एक तरह से हमें क्या दिया है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स का पॉइंट दिया है और ये वाई का पॉइंट दिया है. तो हमारे पास कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 9 पेयर्स, 9 पेयर्स हैं इसमें हमारे पास. ठीक है, लगभग 9 पेयर्स है. तो 9 पेयर्स को यूज़ करके आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू लगाओगे. देखो जैसे आपने 0 पे देखा, 0 पे कंसंट्रेशन कितनी थी, 1. फिर उसके बाद जैसे मान लो ये 0.1 है. ठीक है ना, तो नीचे आना शुरू करेगा सबसे पहले. तो इन्होंने हमने क्या देखा कि ठीक है ना, ये आपके एक्स एक्सिस के टाइम इन सेकेंड्स है. ठीक है ना, और ये मोलैलिटी है 0.1 0.09 0.08. ठीक है ना, टू सो ऑन या 0 से. ठीक है ना, तो हमने बनाना शुरू किया. सबसे पहले ये वाला पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट हमें मिला 50 और 9.905 पे. ठीक है ना, तो 50 और 0.905 लगभग यहाँ. फिर उसके बाद 100 पे 0.82 मिला, 0.82. ठीक है ना, 0.82 यहाँ कहीं होगा. ठीक है ना, ऐसे ही 150 पे कितना मिला हमें, 0.74 यहाँ कहीं होगा. ठीक है ना, ठीक है ना, एंड सो ऑन. तो मैंने देखा कि जो मेरा ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसा करके ऐसे जाएगा. ठीक है ना, अगर मैं बड़ा ग्राफ बनाऊँ ऐसे जाएगा. ये ग्राफ आप कहाँ देख सकते हो, ये ग्राफ आप देख सकते हो, पेज नंबर आपके 98 पे दिया हुआ है ग्राफ. ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, हर एक इंस्टेंट पे क्या कहते हैं वैल्यू देखिए, 2 वैल्यूज़ को देखा और पॉइंट्स यहाँ लगाए. ठीक है ना, ये पॉइंट जो है क्या है, दिस इज़ 50 0.0905 ये पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट जो हो गया आपका 100.08020. ठीक है ना, ये आपका पॉइंट्स. तो ऐसे करके पॉइंट्स है आपके पास, 9 पॉइंट्स है. 9 पॉइंट्स को यूज़ करके आप ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हो अपने. ठीक है ना, इंटरवल्स अगर सही से लोगे तो आपको ग्राफ और अच्छा दिखेगा. ठीक है ना, तो वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ. और ये हमें बता रहा है कि हर इंस्टेंट पे
हर इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे मैं अगर स्लोप निकालना चाहूँ, इस इंस्टेंट पे स्लोप निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। तो देखो आप हर इंस्टेंट पे रेट चेंज हो रहा है, क्योंकि कर्व ग्राफ है, इस वजह से मेरे को ये पता चलता है कि हर इंस्टेंट पे रेट चेंज है। तो ये कोई एक कांस्टेंट रेट वाली रिएक्शन नहीं है, ये चेंजिंग रेट वाली रिएक्शन है। और इस चेंज इन रेट, ये चेंज इन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जो भी रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे, वो कितना रह गया, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने ग्राफ बना रखा है और इन्होंने एक टेबल बनाया है साथ में, ठीक है ना, उसमें इन्होंने क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन डिटरमाइन द, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 माइनस 9.905 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये इतना कम हुआ, ठीक है ना। तो या तो आप रिएक्टेंट डिक्रीज निकालते हो, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर लो, या फिर रिएक्टेंट इंक्रीज निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर लोगे, ठीक है ना। पहले 0 था और जितना यहाँ कम हुआ उतना ही वहाँ बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप 0.1000 से 0.0905 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 और 9 0, तो ये कितना आ गया 0.0095, ठीक है ना। ये आपका है कंसंट्रेशन इंक्रीज, और आपको डिवाइड कैसे करना था, टाइम से। टाइम से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट कितना है, हम लोग ये बता सकते हैं कि एवरेज रेट कितना है। एवरेज रेट कैसे बताओगे आप, टोटल चेंज जितना, जैसे मान लो कि जो जब 900 सेकेंड्स हो गए थे तो आपका कितना रह गया, 0.0210 रह गया था। तो आप 1.0.1000 से 0.0210 इसको माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 9, ठीक है ना, 7 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कितना यहाँ पर आ गया, 0.790 हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट डिक्रीज कितना हुआ, 0.790, कितने टाइम में हुआ, 900 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो उसको 900 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। dr/dt इससे निकल, सॉरी ये तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी निकलेगा क्योंकि एवरेज है, और ये जो निकल रहा था जब इसको हमने किससे डिवाइड किया था, 50 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या है, दिस इज dr/dt, ठीक है ना। क्योंकि ये इंस्टेंट के सिर्फ इतने इंस्टेंट के लिए है, ठीक है ना। हम इसको बहुत छोटे इंस्टेंट को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है ना, और निकाल सकते हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कितना है। तो हर एक पॉइंट के स्लोप के बराबर होता है वहाँ का इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद क्या आपको देखना है बेटा कि इंस्टेंटेनियस रेट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी तक देख लिया कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास मान लो कि आर इंस्टेंटेनियस अगर हमें देखना है, रेट अगर इंस्टेंटेनियस देखना है तो हमें क्या देखना है, या तो माइनस dr/dt लिख लेना है या फिर प्लस dp/dt देखना है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें देखनी है, इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट कितना है, ठीक है ना। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, कोई ऐसी रिएक्शन जिसके स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था A+B वाला, तो हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। N2O5 को हम लोग चेंज कर सकते हैं SnO2+O2, ठीक है ना। और उसको बैलेंस कर लेते हैं, इसका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी बैलेंस हो गया। तो अब अगर मेरे को रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देखना है, ठीक है ना, ये दैट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ही तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये अगर मुझे देखना है तो मैं निकालूंगा डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा ऑफ T, ठीक है ना। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 होगा, क्या होगा, डेल्टा NO2, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, अपॉन डेल्टा T। और फॉर्मेशन ऑफ O2 के लिए आप लिखोगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या लिखोगे यार, डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा ऑफ T, ठीक है ना। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये तो हर एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मेरे रेट थे, ठीक है ना। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा इसमें
कितना रहेगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट जो होता है 2 है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो जब ये रेट जितना जिसका डिकम्पोजिशन का रेट था ये तो दुगने के बराबर था ना, मतलब ये तो जब ये 2 डिकम्पोज हो रहे हैं तब जाके ये 4 बन जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन देखनी थी कि सिंगल मॉलिक्यूल का क्या रेट आता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्टोइकोमेट्रिक जो भी आगे इसके कोफिशिएंट लगा होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हो। तो इस रिएक्शन के लिए देखो, इस रिएक्शन के लिए देखते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए देखते हैं N2O5 वाली जो भी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के लिए अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन देखना था, ठीक है ना, इसके लिए मेरे को क्या देखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। इसके लिए मुझे क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं कैसे बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन को, 1/2 डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, यही था डिकम्पोजिशन। और रेट ऑफ रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही सॉरी यहाँ एक माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे भी लगता है। लेकिन प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वो NO2 4 टाइम्स बन रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। और O2 का कोफिशिएंट जो था वो सेम था, इसलिए अगर O2 के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। जो मैंने क्वेश्चंस आपको कल करने के लिए दिए थे वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ये वाली इसी के ऊपर था, वो जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी था, सेकंड क्वेश्चन इस पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। मे भी कुछ बच्चों ने आगे का पढ़ के वाला क्वेश्चन कर दिया, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि मैंने आपको ये वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब आपने वाला पार्ट पढ़ लिया, तो आप ईजिली वाला क्वेश्चन कर सकते हो। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था आपका 2A गिव्स 4B प्लस C, ऐसे करके था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, मतलब B का जो रेट ऑफ अपीयरेंस था वो किसके बराबर था, वो बराबर होगा डेल्टा B बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, जो कि आपको दिया हुआ कितना 5 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, इन 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, इन 10 सेकेंड्स, ठीक है ना, 10 सेकेंड्स। तो ये आपका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है ना, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका रेट आ गया, ठीक है ना। और ये भी प्लस में, ये जो है क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभी मैंने आपको बताया था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। 1/4 इंटू ये होगा 1/4 इंटू डेल्टा B बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। ये डेल्टा B बाई डेल्टा टी की वैल्यू ये हमारी 5 थी, तो मैंने वापस लिख दिया भाई, ठीक है ना, 1/4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बराबर है, 1/2 ऑफ डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, इसके बराबर है 1/2 ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A, अपीयरेंस ऑफ सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ A अपॉन डिकम्पोजिशन ऑफ टी। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B पूछ रखा है, पहले तो रेट पूछ रखा है, तो रेट आपने बता दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज 5 इंटू 10⁻⁴। सेकंड आपका पूछा हुआ है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A आप इससे निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख लोगे सीधा 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4 इंटू 1/2 डी ऑफ A बाय सॉरी डेल्टा ऑफ A बाय डेल्टा ऑफ टी, ये आपका है रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है ना। अब आपको पता है कि क्या कहते हैं, आपको निकालना है डेल्टा A बाई डेल्टा टी, जो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ A है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज रिटन एज डेल्टा ऑफ A बाय डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ A बाई डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू निकालनी, तो उसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4,
दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻4 मोल्स पर लीटर सेकेंड, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻ मोल्स लीटर सेकेंड, ठीक है ना। ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इजी था ये, ठीक है ना। तो अगर इस जो भी हमने पढ़ा इसको शॉर्ट में देखने की कोशिश करें तो हमें पता चल गया कि फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है MA प्लस NB प्लस गिव्स XC प्लस YD, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/m डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/n, माइनस का लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस 1/n डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/x डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/y डेल्टा D बाय डेल्टा T, ठीक है ना। ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है ना। मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर, जो भी है ब्रैकेट बना के लिखते हैं। तो दिस इज द रेट वी कैन राइट फ्रॉम आवर इक्वेशन, ठीक है ना। इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं। और क्या, और इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल होंगे, 1/m ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस 1/n ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये दोनों ये सब आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है ना। ओके, तो और पहली बात तो ये आ गई। सेकेंड हमारा क्या है, एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मे बी टेकन टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एक को हम किसी भी पूरी रिएक्शन में से उठा सकते हैं। तो नेट रेट इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सबसे पहली बात, अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करते हैं। कोई अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो वहाँ पर नेट रेट क्या होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं उसको भी, लिखते हैं, तो लिखते हैं नेट रेट इक्विलिब्रियम रिएक्शन। एक रिएक्शन ले लेते हैं A प्लस B C प्लस D, इसके आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप अभी इसमें ध्यान इसमें देखना है हमें कि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका रेट हम डिफाइन करते हैं, द नेट रेट कैन बी रिटन एज dx बाई dt, ठीक है ना। x डिफाइंस नेट रेट, ठीक है ना, टोटल रेट जो भी होगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू K1 इंटू A D माइनस K2 इंटू C, where K1 and K2 are the rate constant of forward and backward reaction. These are the rate constant of forward and backward रिएक्शन, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन का रेट ऐसे दिया जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर रिएक्शन की स्पीड रहती हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आता है। दैट मीन्स इस K1 इज इक्वल टू K2, तो हमारा क्या आएगा, तब हमारी जो हमारा नेट रेट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम का नेट रेट होगा। तो इक्विलिब्रियम का नेट रेट होगा dx बाई dt कैन बी रिटन एज K कॉमन concentration of A into concentration of B minus concentration of C into concentration of D, ठीक है ना। This is your net rate of reaction, कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है ना। ओके, दिस रिएक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ बोथ एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी इसमें 1 ले लिए हैं। तो अगर इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 1 और 2 ले लूँ तो इसका भी यहाँ पर 2 और 1 होना चाहिए, तब जाके ये आपका, अभी भी देखो इसके ऑर्डर सेम रहेगा। अभी ऑर्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऑर्डर समझ जाएगा। तो अगर इसका ऑर्डर सेम होता है तो ही ऐसा हो पाता है। अभी ऑर्डर के बारे में आगे बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है जान लेंगे, वो डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो सम है उसका इधर और इसका सम, जैसे यहाँ पर 1 और 2 लिखा था और यहाँ पर 2 और 1 लिखा था, दोनों का सम कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो सेम था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इस पर डिपेंड करता है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी इसको ध्यान देते हैं कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के K1 K2 दोनों सेम होंगे, ठीक है ना।
ठीक है ना। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो K1 और K2 डिफरेंट होंगे और उसके हिसाब से हम लोग उधर नेट रेट बता सकते हैं। जब अगर K1 ज़्यादा होगा तो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रही हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी रिएक्शन, और K2 ज़्यादा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही होगी, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आती है इस पोर्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा, ठीक है ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे कितना स्पीड में रिएक्शन होगी। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे मतलब को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, ठीक है ना, सबसे पहला है कंसंट्रेशन। नंबर 2 पे आता है आपका कि कैटलिस्ट यूज़ हुआ है नहीं है। अगर कैटलिस्ट यूज़ होगा तो हमारे रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन किस में फास्ट होगा, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है ना। कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनमें तो कंसंट्रेशन जो है वो रेट लॉ बताता है। कई बार ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, आपका जो रेट होता है, तो उस जगह पर कंसंट्रेशन पे वो, लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड इज कैटलिस्ट, थर्ड इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। फोर्थ इज योर टेम्परेचर, फिफ्थ इज योर सरफेस area of reactants, and sixth is presence of light। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। और कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, ठीक है ना। मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उस पर कंसंट्रेशन कितनी है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड इज समटाइम्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसा होता है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मान लो प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो क्या कहते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन वाला जो फिनोमेना है वो इस टाइप का है कि ऐसे मान के चलो कि आपके पास टैंक्स हैं, एक टैंक्स ये है, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है, ठीक है ना। तो मान लो आपने क्या किया है, आपने यहाँ से यहाँ एक पाइप कनेक्ट कर रखा है ऐसे करके, ठीक है ना, और इसमें वाटर फिल होते जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर जो वाटर है वो इधर तक फिल हो गया है, इस जगह तक फिल हो गया है, तो जो रेट ऑफ फिलिंग है वो कम होगी। यस, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो है जो ओरिफिस का साइज़ बचा है, जो पाइप का साइज़ जितना ओरिफिस बचा है वो कम हो गया, तो वाटर आउटफ्लो कम होगा इधर, ठीक है ना। मतलब मैं इसके ब्रिम से ऊपर निकल गया हूँ, उधर से ये इसके ओरिफिस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऊपर निकल गया, तो इस जगह पर पहुँच गया हूँ अब। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये मैंने ब्लैक एरिया कर रखा है, इस एरिया में सिर्फ अब पानी आउटलेट पे आ रहा है, और जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे ये पोर्शन कम होता जा रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट जो मतलब प्रोडक्ट साइड जो यहाँ पर जहाँ पर हमारा फाइनल डिपॉजिट हो रहा था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारा रेट कम होता है। तो डेट मीन्स अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रेट कम होएगा, ठीक है ना। जैसे अब और कुछ फॉरेन सब्सटेंस होते हैं कंसंट्रेशन को डिपेंड करने, कंसंट्रेशन को अफेक्ट करने वाले, वो कैटलिस्ट होते हैं। तो दूसरा है कैटलिस्ट। तो हमने क्या पढ़ा है जनरली कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि रिएक्शन में पार्ट तो लेता है लेकिन कभी यूज़ अप नहीं होता है, इज़ नेवर यूज्ड अप, ठीक है ना। कैटलिस्ट एक ऐसा हमारे पास हम लोग कैटलिस्ट उसे बोलते हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे मानूँ कि मेरी जो रिएक्शन थी वो ऐसे हो रही थी कि मैंने पहले उसको टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर है और ये रिएक्शन का होने का आपका प्रोसेस है, ठीक है ना। और यहाँ पर एनर्जी लेवल दे रखा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ एनर्जी लेवल दे रखा है। तो मान लो कि ये आपका प्रोसेस था, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाने के लिए आपको एनर्जी इतनी बढ़ानी थी अगर कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन कैटलिस्ट नहीं होगा तो हो सकता है आपको एनर्जी सिर्फ इतनी ही बढ़ानी हो और आपका सीधे कम एनर्जी में ही आपका प्रोडक्ट बन जाए। तो ये जो आपका फिनोमिना है ये कैटलिस्ट की वजह से जो है यहाँ पर आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस
आपको आपका जो वर्क है वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट आपका हेल्प करता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फास्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर तो इतना ही रहता है, मान लो टेम्परेचर यहाँ पर आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखा था, ठीक है ना। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे ही अब आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है ना। और मान लो आपके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा ही है तो आपकी रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड इज, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है और उसमें कैटलिस्ट डालोगे, ठीक है ना, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट जब आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डालते हो तो क्या होता है, उस समय रेट जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो दोनों के दोनों ही बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो हमें पता है कि ऑलरेडी रिएक्शन का जो रेट होगा वो ऑलरेडी वैसे ही पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो इन अ रिएक्शन सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म एंड सम ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है ना। जब भी रिएक्शन होती है कोई नए बॉन्ड बनते हैं, कोई पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। अगर हमारे बनने वाले बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कम होगी और टूटने वाले एनर्जी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो होगी। और हमारे अगर टूटने वाले बॉन्ड की एनर्जी कम है और बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी टूटने वाले एनर्जी बॉन्ड की एनर्जी कम है और बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, तो फटाफट रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक NO + O2 अगर आप करोगे, ठीक है ना, गिव्स NO2, ये एक रिएक्शन है, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, ठीक है ना, बिकॉज ये बॉन्ड जो है बहुत अनस्टेबल है, फटाफट टूट जाएगा। और ये स्टेबल बॉन्ड है तो ये बनेगा और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो यानी कि रिएक्शन फास्ट हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट इज CO + O2 गिव्स CO2। ये रिएक्शन स्लो है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी स्टेबल होती है और वो जल्दी नहीं टूटती है, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे नेचर ऑफ रिएक्टेंट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है ना। फास्ट और स्लो दिख रहा है ना कि क्यों हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर आपकी, ठीक है ना, रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर तो आपको समझ में आ ही रहा है। अगर आप कोई रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो और कोई रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हो, अगर वो रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो वो जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सेम काम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ करोगे तो शायद ये आपका उल्टा हो जाए, जैसे वो आपने सॉलिबिलिटी में पढ़ा था कि वो अगर सॉलिबल है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में उसका सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन वो अगर एक्सोथर्मिक होता है तो वहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती नहीं है, घटती है। जैसे ली-चार्ज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, यहाँ भी वही इफेक्ट रहता है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन फास्ट होंगी, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजुअली इंक्रीजेज, यूजुअली का मतलब है क्योंकि जब हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको टेम्परेचर एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। और क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे बॉन्ड्स के बीच में, तो फटाफट बॉन्ड बनेंगे, जितनी जल्दी बॉन्ड बनेंगे उतना रेट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई वी कैन से टेम्परेचर इंक्रीज से रेट इंक्रीज होता है, तो इससे भी रेट इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन के ज़्यादा रिएक्टेंट के, ठीक है ना। और कैटलिस्ट को डालने से इंक्रीज़ होता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताता है कि ज़्यादा हुआ या कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो जुड़ने का, मान लो आपका इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो जो आपके मॉलिक्यूल्स जो टच हो सकते हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक साथ टच हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना, उसका जो सरफेस एरिया है वो हमने किसी तरह से बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल पहले हम टेस्ट ट्यूब में करे थे, फिर हमने एक प्लेट में रिएक्शन कराने की कोशिश करी, तो ठीक है ना। तो बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनको जब हम मिक्स कर रहे हैं या कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो कैटलिस्ट पे जुड़ने के लिए उनके पास जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और फिर रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटलिस्ट है, ये क्या करता है, एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट को पकड़ता है और इसमें जोड़ने की कोशिश करता है, और यहाँ जोड़ने के बाद खुद अलग हो जाता है इनको जोड़ कर, ठीक है ना। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ
कैटलिस्ट। कौन सा ये? बीच बिचौलिया है, दो लोगों को मिलाता है और खुद अलग हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है पल्वराइज वुड बर्न्स, ठीक है ना, ठीक है ना, जो आपके जला हुआ कोयला टाइप होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है वुड पीसेस से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो वुड जो हमारी हल्की जल जाती है वो ज़्यादा अच्छे से जलती है जहाँ की जो नई जली हुई वुड होती है, ठीक है ना। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो हमारी जितनी भी हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे मेरे को लकड़ी में आग लगानी है तो मैं अगर पतली सी लकड़ी में आग लगाऊंगा तो उतनी जल्दी नहीं लगेगी, और वही अगर मैं एक चौड़े सा फट्टा ले लूँगा तो उसमें जल्दी आग लग जाएगी, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, फायर को ज़्यादा जगह मिल रही है गर्म करने के लिए, हीट अप जल्दी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन करने के लिए जगह ज़्यादा है तो रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है ना। सिक्स्थ एंड फाइनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। ज़्यादातर हमने देखा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट का फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो आपका सिंथेसिस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है आपकी कैसे? लाइट से, ठीक है ना। अगर लाइट सनलाइट अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होगा और आपका रिएक्शन वो फास्ट होगी। और भी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या फोटोन एनर्जी को इन्वॉल्व करती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका S2 और Cl2 गैस होती है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, HNO, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है? 2HCl। तो ये एनर्जी किसकी यूज़ करता है? जो हमारे पास फोटोन के पास होती है। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था E=H होता है, तो दैट मीन्स इसकी एनर्जी हम H से बता सकते हैं कि कितनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ एनर्जी इसको दे रहा है, ये H2 और Cl2 दोनों को इसको एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ये HCl में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से हो रही है। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उसकी उतनी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसका एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारी बहुत डिपेंड करती है, हमारे एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। सो दीज वर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस द रेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। क्या होते हैं रेट कांस्टेंट, क्या होते हैं रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऑर्डर होती है, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।